أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ जहाँ तक भी मेट्रो वन न्यूज़ की ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आप सबको एक मरतबा फिर रमज़ान मुबारक की बेहद मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेहद शुक्र है कि आज हम तीसरे रोज़े की जानिब बढ़ रहे हैं और तीसरा रोज़ा हम इख्तियार करेंगे और 3 रमज़ानुल मुबारक जो है वो उसको निस्बत है खातून जन्नत
बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। इस हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला। इस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती के बारे में जो सैयदतुल कायनात हैं, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और चहीती बेटी हैं, उम्मे अबीहा हैं, तैयबा हैं, ताहिरा हैं, ज़किया हैं यानी कि पाक हैं, जाहिदा हैं और ज़हरा बतूल हैं। आपके अलक़ाबात में राज़िया और मर्ज़िया भी शामिल है, यानी आप अल्लाह ताला से राज़ी हैं और अल्लाह ताला आपसे राज़ी हैं। आज आपका यौम विसाल है। आज हम इनकी फ़जीलत के बारे में बात करेंगे और अपनी अक़ीदतों के फूल इनकी बारगाह में पेश करेंगे। सैयदतुल कायनात खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली और चहीती बेटी थी। आप हज़रत फातिमा से बेहद मोहब्बत किया करते थे और जब आप उनसे मिलने के लिए जाती थीं तो आप अपनी जगह से, अपनी नशिस्त से उठ जाया करते थे। आप वो हैं कि जिनके बाबा जान रहमतुल लिल आलमीन, आप वो हैं कि जिनके शौहर शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाह वजह फातह खैबर, आप वो हैं कि जिनके बेटे नौजवानान जन्नत के सरदार और आप खुद खातून जन्नत, सुभान अल्लाह। और आप वो हैं कि जब रोज़े महशर क़यामत के दिन जब आप 70,000 हूरों के झुरमट में तशरीफ़ लाएंगी तो ऐलान किया जाएगा कि तमाम ही मोमिनीन अपनी आँखों को झुका लीजिए, क्योंकि सैयदतुल कायनात शहज़ादी कौनैन खातून जन्नत तशरीफ़ ला रही है, सुभान अल्लाह। और मेरे साथ यहाँ मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए ज़ीशान भी मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम अस्सलाम फ़ायज़ा। आपको और तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी जितने भी लोग हमें ज्वाइन करते हैं मेट्रो वन की इस खुसूसी ट्रांसमिशन को ज्वाइन करते हैं जिसका नाम है नूर सहर। नूर सहर में हम आपके साथ हैं। आज 3 रमज़ानुल मुबारक है, यानी हम तीसरी सहरी इख्तियार करेंगे और इख्तियार करने के साथ साथ अहद पर अहद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि रहमत का अशरा हमसे जुदा होने वाला है। यानी आज तीसरा रोज़ा है और पलक झपकते ही ये 10 दिन भी गुजर जाएंगे और पता नहीं चलेगा, क्योंकि रमज़ान मेहमान बनकर आता है, रहमतें बिखेरता है, बरकतें बिखेरता है आपकी ज़िंदगी में और आपको सबक देकर जाता है एतदाल का, बर्दाश्त का, साबित कदमी का और साथ साथ हर हलाल चीज़ अपने ऊपर मना करने का, क्योंकि रब का हुक्म है। तो हम क्यों भूल जाते हैं निजी ज़िंदगी में कि जब हम कहीं से भी कोई हक तलफी हो रही है, इवन हम फ़लस्तीन की अगर बात करें तो वहाँ पर हक तलफी पर हम क्यों खामोश हैं? हम रोज़े क़यामत फ़ायज़ा क्या जवाब देंगे? ये ट्रांसमिशन करने का जो राव भाई का एक मिशन था वो यही था कि हम इस ट्रांसमिशन को हमने अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के नाम किया। सिर्फ बातों से असर नहीं होगा, आपको बायकॉट करना है, आपको इस चीज़ का डर ख़त्म करना है कि या फेसबुक अकाउंट हैक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या इंस्टा का पेज ख़त्म हो जाएगा। एक पेज ख़त्म होगा, हज़ारों पेज आप बनाएंगे, लेकिन एक चुप आपको रोज़े क़यामत जब आप अपने रब के सामने खड़े होंगे उस वक्त पूछा जाएगा, तो ज़ुबान चुप हो सकती है, हाथ चुप नहीं होंगे, आंखें कान चुप नहीं होंगे, आपकी टांगें चुप नहीं होंगी, आपकी उंगलियां चुप नहीं होंगी जिससे आप टाइप कर सकते थे। तो अभी भी खुदारा वक्त है, सुधर जाएं, संभल जाएं और चीज़ों को सीरियस लेना शुरू करें, क्योंकि कहते हैं कि हम सीरियस ज़िंदगी में चीज़ों को तब लेते हैं या हमारा एक्सीडेंट होता है या घर से कोई चीज़ रुखसत हो जाती है, यानी अपने, या हमें कोई माली क्राइसिस आते हैं तो हम सोचते हैं कि अब रब से रुजू कर लेना है। कहते हैं कि गहरी तारीख रात के बाद एक उजला सवेरा इसीलिए आता है क्योंकि खुदावंद ताला ना कभी बुरे दिन रखता है ना कभी बुरी रातें रखता है। और मैं समझती हूँ कि एक हथियार हमारे पास ज़ीशान और मौजूद है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते बट दुआ तो कर सकते हैं। बिल्कुल। और रमज़ान का महीना है, इसमें तो अल्लाह पाक तो वैसे भी सुनता है अपने बंदों की, लेकिन रमज़ान में तो ज़्यादा नज़दीक होता है अल्लाह पाक अपने बंदों से। तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम अपने उन मजलूम और मासूम बहन भाइयों के लिए दुआ के लिए हाथ ज़रूर बुलंद कर सकते हैं। आप अपनी नींदें खराब करें, जिसको कहते हैं ना कि अपने लिए ना मांगे, तहज्जुद में उठ के उनके लिए मांगे कि या अल्लाह ताला अबाबील से उनकी मदद फरमा। आमीन। या अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अगर हमारा सिस्टम कितना बड़ा है, एक फख्र है ना उनको कि हमारे पास मौजूद है न्यूक्लियर सिस्टम, वो पलट जाए, वही मिसाइल उन पर फायर हो जाए, तो दुनिया देखती रह जाएगी कि मेरे रब का जब कहते हैं ना कि रब की जब आजमाइश आती है तो फिर सब दुनिया देखती है। और ये एक चीज मैं आपको कोट करूं कि जिंदगी में आप जब जिंदगी में अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं तो चीज़ें अच्छी होती चली जाती है। इसी के साथ हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जब रहमतें आती हैं घर पे तो अल्लाह ताला आपकी मुसीबतों को टालता है। तो बिल्कुल रहमतों को हम इंतजार नहीं करवाएंगे। कारी मोहम्मद जुबैर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में किरत करके प्रोग्राम का आगाज़ किया। हमारे पहले जो गेस्ट है राना मुनीर साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ज़रगराम
वेलफेयर के, ऐसा ही है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? इसी के साथ बैठते हैं मिराज अहमद खान साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जरग्राम वेलफेयर के, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, और नात ख्वां और आज जजेस के फराइज सर अंजाम देंगी राहत काबा। अस्सलाम वालेकुम जी। फायजा, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल सबसे पहला तो यह है कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के ज़ेवरात की जो एक्सपोर्ट है, तो माजी से अगर हम उसका मुकाबला करें तो इसका क्या सूरत हाल है? देखें, मौजूदा सूरत हाल में अगर हम अपनी एक्सपोर्ट गोल्ड की या हमारे जेवरात की देखें तो एक्सपोर्ट तो मेरे ख्याल में तमाम चीज़ों की इस टाइम जो है ना काफ़ी कम है माजी की निस्बत। और माजी में क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम भी नहीं था, और जो मौजूदा सूरत हाल है अभी भी सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से जेवरात की जो एक्सपोर्ट है वो खासी मुतासर हुई है पहले से। और लेकिन क्योंकि हमारे सुनार जो भाई हैं और जो हमारी गोल्ड सेक्टर के लोग हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसलिए कि हम लोग एक्सपोर्ट को जो है ना वो अपने पिछले लेवल तक लेके जा सकें और पाकिस्तान गोल्ड इंडस्ट्री को जो है ना दुनिया में दोबारा से हम एक मुकाम तक ले जाएं इंशाल्लाह। जी, मेरा दूसरा सवाल जो है वो सर से ये कि पाकिस्तान के में सोने के ज़ेवरात पर जो वेस्टेज ली जाती है वो क्यों ली जाती है और इसका मकसद क्या होता है? वेस्टेज वो सोना है जो कि जेवरात बनाते हुए कम हो जाता है कारीगर के पास, जरगर के पास। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये जो वेस्टेज है ये ज्वेलर्स हजरात लेते हैं, कारीगर को पूरी नहीं मिलती। अच्छा। उसको उसकी मजदूरी कम दी जाती है, इसका ज्यादा मुनाफा जो ज्वेलर्स को मुंतकिल होता है। अच्छा। और पूरी दुनिया में कहीं वेस्टेज ली जाती, सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें वेस्टेज ली जाती है। इस पर पाबंदी होनी चाहिए। किसी को 15% लगा देते हैं, किसी को 12%। हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो इस पर पाबंदी लगा सकती है, यहाँ बल्दिया का निज़ाम बना सकती है, लेकिन हुकूमत ने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो इसका मेन कॉज क्या, मकसद क्या है इसका वेस्टेज लेने का मकसद? वेस्टेज जो सोना कम हो जाता है ना उसको हम ग्राहक से वसूल करते हैं। अच्छा। जबकि वो ग्राहक से हम मजदूरी में ले सकते हैं, उसको मेकिंग में ले सकते हैं जी। लेकिन उसको वेस्टेज कहा जाता है जो कि ग्राहक की समझ में नहीं आता। जब वो खरीदता है जब भी देना पड़ता है उसको, जब वो बेचता है जब भी देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही। दोनों सूरतों में उसको नुकसान है। ग्राहक से भी लिया ही जाता होगा। नहीं, ग्राहक से फायदा होता है कि जब आप लेने जाते हो तो यहाँ तो मेकिंग भी ली जाती है, बाहर ममालिक में सिर्फ मेकिंग होती है, वेस्टेज नहीं होती। यहाँ पे वेस्टेज भी है, मेकिंग भी है। अच्छा, जब आप बेचने जाते हैं तो फिर उसको अगर 22 कैरेट है तो उसको 21 कैरेट के रेट पे दिया जाता है, मौजूदा रेट से 400 रुपया कम लिया जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा नुकसान है जो कि सेलर गलत है। अगर पाकिस्तान में वो निज़ाम हो जाए ना जो दुनिया के दूसरे ममालिक में बल्दिया का निज़ाम जो है, तो ये सब चीज़ ख़त्म हो सकती है और ग्राहक को भी फ़ायदा है उसमें और दुकानदार को भी फ़ायदा है, ज्वेलर्स को भी फ़ायदा है, जरगर को भी फ़ायदा है। ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसकी बुनियादी वजह वेस्टेज है। ठीक। एक सवाल और है मेरे जहन में कि क्या पाकिस्तान के जो हमारे ज़ेवरात हैं और दुनिया में दीगर ममालिक में जो ज़ेवरात हैं सोने के जैसे दुबई वगैरह हैं, तो क्या उनमें कोई फ़र्क है? देखें, जो पाकिस्तान का जो जेवर है या जेवरात हैं और जो सऊदीया या दुबई या दीगर जो ममालिक हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान में और सऊदीया दुबई में ये फ़र्क है कि उन ममालिक में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है जो कि हमारे पाकिस्तान में नहीं है, जिसकी वजह से लोग उन ममालिक के सोने को ये समझते हैं कि इनका सोना बहुत अच्छा होगा। अच्छा। देखिए, सोना तो सोना है, वो पाकिस्तान का हो या सऊदी अरब का या दुबई का, गोल्ड सेम होता है। लेकिन क्योंकि अरब ममालिक में और हिंदुस्तान में वहाँ पे क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। जब जेवरात बनते हैं पहले उनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, उसके बाद फिर वो मार्केट में आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो है ना क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपनी मर्जी से जेवरात बना के मार्केट कर देते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हमारी एक्सपोर्ट को होता है। अच्छा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब हमारा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम सही काम करेगा तो हम दुनिया भर में अपने गोल्ड सेक्टर का नाम भी ऊपर कर सकते हैं और हमारे जेवरात मैं समझता हूँ उनसे ज्यादा अच्छी होंगी। क्योंकि अरब ममालिक में, दुनिया के दीगर ममालिक में अगर आप देखें जो जेवरात बनाने वाला जो शोबा है, जो कारीगर हजरात हैं, वो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी लेबर है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बनाया हुआ जेवर दुनिया मांगती है। बस सिर्फ इतना सा फर्क है अगर हमारे पाकिस्तान में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम नाफिज हो जाए तो हम दीगर ममालिक का मुकाबला कर सकते हैं, हमारी एक्सपोर्ट भी ऊपर जाएगी। ये भी बोलेंगे खोट कम डालें तो काम अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है। जाते जाते एक हजरत अली का कॉल कि किसी ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा था कि भाई और दोस्त में क्या फर्क है, तो हजरत अली ने कहा कि दोस्त जो है वो हीरा है और भाई जो है वो सोना है। तो फिर दरियाफ्त किया गया हजरत अली से कि आपने भाई को इतनी कम चीज से तशबीह दी और दोस्त को इतनी महंगी चीज से तशबीह दी, तो आपने तबस्सुम बिखेरते हुए लबों पर कहा कि अगर हीरे में दरार आ जाए तो उसको पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघला कर पहले जैसा बनाया जा सकता है। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है आपके लिए आरकेएस प्रोडक्शन की ज़ेरे एहतमाम
नूर सहर सहरी ट्रांसमिशन लेकर, और एक हदीस पेश करना चाहूँगी आज के टॉपिक के हवाले से। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जब सैयदा फ़ातिमा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होती थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको खड़े होकर खुशामदीद कहते थे सुभान अल्लाह। और उनका इस्तकबाल करते थे और उनका हाथ पकड़कर बोसा देते थे और उन्हें अपनी नशिस्त पर बैठने का कहते थे। इसी तरह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र का इरादा करते थे तो अपने अहले अयाल में सबसे बाद में जिससे गुफ्तगू फरमा कर सफ़र पे रवाना हुआ करते थे वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। सुभान अल्लाह। जी और जी अब हम आते हैं मिराज अहमद खान की तरफ। सर आपसे सवाल ये है कि सोना खरीद लिया, लोग ये भी कहते हैं ना कि अच्छे बुरे वक्त का साथी है, कभी की ज़रूरत पड़ी तो आपके पास कैश मौजूद, आप जाएं और आजकल वैसे हालात ऐसे नहीं, लेकर जाएं तो भाई ले लेते हैं कि हमारे भी हिस्सा है, लेकिन मसला ये कि जब बेचने जाते हैं तो उस वक्त ये कहा जाता है कि ये तो इसकी तो आधे से ज़्यादा कटौती हो जाएगी क्योंकि सोना काला पड़ गया है। अच्छा, बाहर से अगर आप लेकर आते हैं सोना तो उसमें इतनी काट नहीं होती है, तो वजह क्या? या ये भी बोला जाता है कि ठीक है हम आपको वेस्टेज मेकिंग नहीं दे सकते लेकिन जो कीमत बनेगी वो आज के मौजूदा रेट से आपको दे दी जाएगी। असल में सोना खराब नहीं होता, सुनार खराब होता है। सही। और सोना तो अल्लाह ताला ने उसको बड़ी इज्जत दी है और ऐसी धात है जो कि खराब कभी भी नहीं होती, उसको खराब किया जाता है। ऐसा ही है। हमारे यहाँ अगर इदारे काम करें, आप देखिए कि क्वालिटी कंट्रोल के जो इदारे वो भी काम नहीं करते पाकिस्तान में सही, तो हमारे तो ऐसा कोई इदारा ही नहीं है, जेवरात के शोबे में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि कंट्रोल करे इसको। हमारे तो ज्यादातर इदारे ऐसे नहीं हैं, जिसकी जो मर्जी आती है वो बनाता है और वो बेचता है और वो अपने लिए आगे मुश्किलात पैदा करता है क्योंकि हिसाब तो देना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें एक दिन हिसाब देना है, बहैसियत मुसलमान, ये हमारा ईमान है और इस पे हमें कायम रहना चाहिए। सोच लें तो मेरे ख्याल से सारे ही, लेकिन मुनाफे के चक्कर में लोग ईमान भी खत्म कर देते हैं। बड़ी खूबसूरत बात मेरे दोस्त रमीज भाई ने मुझे कही थी कि आप सवाल करना, मैं जब अपना दूसरे चैनल पर प्रोग्राम था तो कहते हैं कि जो फ्रूट वाले हजरात हैं रमज़ान करीम में, या जो आपका बेसन है या दूसरी लवाजमात है, इन्होंने मुनाफा खोरी को 110% ऊपर ले जाते हैं और फिर ये बोलते हैं कि दुआ करना कि आखिरी आयाम मक्के शरीफ में गुजरे। तो जिनके आपने हक हकूक खराब किए, जिस घराने में आपकी वजह से फ्रूट नहीं खाया गया, जिस घराने में आपकी वजह से चूल्हा नहीं जला क्योंकि चीजें महंगी हो गई, तो क्या अल्लाह ताला हुकूक के बाद माफ कर देगा? मक्के में तो अबू जहल भी घूमते थे। बिल्कुल ऐसे ही तो है। फिर मक्के जाना कोई मसला नहीं है, ईमान के साथ मक्के जाना, ईमान के साथ वापस आना कमाल है। बिल्कुल यही बात है। अच्छा जी, राना मुनीर साहब आपकी तरफ हम आएंगे, और जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल की बात की गई तो पाकिस्तान में तो स्टैंप्स बन जाती हैं, सब कुछ होता है, तो क्या एक्चुअल जो सोने के ऊपर वो गोल सी अंदर एरिया होता है, यानी बैंगल्स की अगर हम बात करें, बाकी मुझे चोकर है या गले का सेट उस पर नहीं पता कि कहाँ पे स्टैंप होती है, लेकिन मुझे चूड़ियों का पता है कि इनर साइड पर एक छोटी सी स्टैंप लगी हुई होती है, तो मुझे बताएं कि क्या वो सही होती है जो लगा देते हैं, या सिर्फ आपको टालने के लिए 22 की 26 कैरेट लगा देते हैं, जब आप बेचने जाते हैं तो 18 कैरेट भी नहीं होता? हाँ बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि आपकी इस सवाल से जो है ना हम आवाम के अंदर एक अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो मोस्टली लोग देखते हैं कि गोल्ड के ऊपर अगर 22 कैरेट की स्टैंप है, 22 कैरेट की, तो लोग उसको देखते हैं 22 कैरेट की स्टैंप है तो लोग उस पर बिलीव करते हैं, उसको परचेज कर लेते हैं। अब ज्यादातर तो नहीं कह सकते, काफी ऐसी स्टैंपें भी आती है जो फेक लगी होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो गोल्ड होता है ना वो कुछ और होता है, जो कि आम पब्लिक को पता नहीं चलता कि इसके अंदर क्या है। तो उसको मैं समझता हूँ चेक करने का एक बेहतरीन तरीका है कि आप किसी से भी जब गोल्ड परचेज करें तो उसको किसी अच्छी टेस्टिंग लेबोरेटरी पे जाके चेक करवा लें, ठीक है। अपने जेवरात को, ऐसी मशीनें मौजूद हैं, जैसे कि हम अगर हमें कोई जिस्मानी बीमारी होती है तो हम जाते हैं किसी गोल्ड की लैब टेस्ट के लिए जाते हैं, टेस्ट के लिए हम जाते हैं, ब्लड का सैंपल देते हैं, हमारी बीमारी हमें पता चल जाती है। इसी तरह गोल्ड को भी टेस्ट करने के लिए मार्केट में गोल्ड टेस्टिंग लेबोरेटरीज मौजूद हैं। आप अपने जेवर को किसी अच्छी गोल्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी पे जाके वहां चेक करवा सकते हैं कि जिस ज्वेलर से आपने ये परचेज किया है कि आया ये 22 कैरेट ओरिजिनली ऑर्गेनिक है या नहीं है।
अगर वो नहीं है तो आप उस लेबोरेटरी की टेस्टिंग रिपोर्ट लेके उस ज्वेलर्स वाले के पास जाके आप क्लेम कर सकते हैं। अजय, अब वो अच्छा। नहीं, जैसे फर्ज करें आपसे मैंने सोना खरीदा, क्योंकि इस वक्त आप मेरे सामने मौजूद हैं, आपका कंधा है और मेरी बंदूक है, तो माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर मैंने आपसे खरीदा, आपने 22 कैरेट का बोला, लेकिन वो 20 कैरेट भी नहीं निकलता, ठीक है ना, तो अगर मैं आपके पास वो रिपोर्ट, एक मेरे पास जैसे ये नूरे शहर का पर्चा देख रहे हैं, तो इस तरीके से रिपोर्ट है, मैं आपके पास लेकर आया और आपने मानने से ही इनकार कर दिया, और आप नहीं मान रहे क्योंकि ज्वेलर एसोसिएशन में आपकी मानी जाएगी, मेरी नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। लैब की भी रिपोर्ट हो सकती है, आप ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है तुम्हारी अंदर कोई सेटिंग हो, कोई जान पहचान वाला भाई बैठा हो। तो मुझे बताएं कि इस सूरत में जब आप फंस जाते तो वहां पे क्या करें? पुलिस का सहारा लें? नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हम पुलिस का सहारा लें, और जो यूनियंस होती हैं ज्वेलर्स की या कारीगर हजरात की, वो ऐसा नहीं है कि वो अपने ही नुमाइंदों का साथ देंगे या अपने लोगों का साथ देंगे। आपने मेरे ख्याल में आज तक ट्राई नहीं किया, आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास गोल्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, आप ज्वेलर्स के ऊपर जाके क्लेम कर सकते हैं। अगर वो आपका क्लेम नहीं देता, ठीक है ना, तो दीगर सूरत आप जो है ना वहाँ की मौजूदा जो यूनियन है वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप वहाँ से अपना क्लेम, लेकिन आप शर्त है कि आपको करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है ना, सिर्फ बातों से कुछ भी नहीं होता। बाकी ये अपने जहन से निकालने के पाकिस्तान गोल्ड सेक्टर में सारे के सारे सुनार खराब हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान गोल्ड सेक्टर में बहुत अच्छे ज्वेलर्स भी हैं, बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, बहुत अच्छे एक्सपोर्टर भी हैं, बस तवज्जो आपकी चाहिए, क्योंकि हमारी जो अवाम है ना, क्योंकि जैसे कि आपने फ्रूट वाले की मिसाल दी, हम लोग जस्ट बातों की हद तक बातें करते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम कुछ भी नहीं करते। ऐसा ही है। तो हमारी ये कोशिश है कि पब्लिक को अवेयरनेस जो है ना हम दें, आगाही दें हम उनको, तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। लेकिन राना साहब, मैं आपके लिए कहूंगा कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप बात करना जानते हैं, आप जिस शोबे से रिलेट करते हैं उसके, कहते हैं ना कि काले चेहरे नहीं दिखाता कोई भी, इसके अंदर कितने लोगों ने मखौटा पहना है वो नहीं दिखाते, ठीक है। आपकी ये करेज बहुत अच्छी चीज है। मैं नेशनल टेलीविजन पर बैठकर मेट्रो 1 से ये बात कह रहा हूं कि आप दोनों जो यहां पर मौजूद हैं, तो आप लोग जज्बा भी रखते हैं बात करने का। अब आपने आकर ये नहीं कहा कि नहीं जी आप हमारी तरफ आए या गोल्ड खरीदें, आपने कहा कि रिपोर्ट लेकर आए, ठीक है ना। तो ये चीज बात करना, देखिए जज्बा भी किसी किसी में होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि हम मुसलमान हैं, फलस्तीन के साथ हैं, हम कहाँ हैं ये पता नहीं है। देखिए हमारा जो काम है ना, हम चाहते यही हैं कि हमारे गोल्ड सेक्टर में हमारे जो दीगर सेक्टर हैं या कारोबारी जो भी हमारे लोग हैं या हमारे कारोबारी मतलब के एरिया हैं, हम चाहते हैं कि उसकी नेगेटिविटी को हम जो है ना सामने लेकर आए। जब तक नेगेटिविटी सामने आएगी नहीं तो हम उसको खत्म कैसे करेंगे। तो बहरहाल पब्लिक के लिए ये है कि गोल्ड बाइंग करें, कोई डरने की बात नहीं है। पाकिस्तान गोल्ड इंडस्ट्री में बहुत अच्छे ज्वेलर्स हैं, बहुत अच्छे सुनार भी हैं, लेकिन आप तरीके से गोल्ड खरीदें जो जैसे खरीदना चाहिए हमें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए दोनों टाइम निकाल के। और जाते जाते मैं गुजारिश करूंगी कि कोई मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। जी, मैसेज अगर आप गोल्ड के हवाले से जी कहना चाहते हैं तो अवाम को, पब्लिक को हमारा यही मैसेज है कि जैसे कि आपने बातें की, काफ़ी बातें आपकी अच्छी भी थी, सही थी कि गोल्ड काला पड़ जाता है या फिर फेक स्टैंप के जो इश्यूज हैं, तो हम पब्लिक से, अवाम से यही कहेंगे जब भी अपना गोल्ड बाइंग करें आप तो किसी अच्छी दुकान से बाइंग करें। लेकिन कहने का मकसद ये भी नहीं कि छोटी दुकानों से बाइंग नहीं करें, नहीं, लेकिन अच्छे और बुरे तमाम शोबों के अंदर लोग मौजूद हैं। अगर हम गोल्ड के शोबे की बात करें तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहूंगा कि पाकिस्तान गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर दुनिया के दीगर ममालिक की तरह क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम नाफिज किया जाए, ताकि अवामुल नास इस जो फेक स्टैम्प का इशू है इन नुकसानात से बच सकें। यही पब्लिक को मैसेज है कि आप जहां से भी गोल्ड खरीदें अच्छी जगह से खरीदें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसी किसी मार्केट में जाके आप गोल्ड की टेस्टिंग लेबोरेटरी से अपने जेवरात को चेक करवा सकते हैं। सुभान अल्लाह। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया और उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ ब्रेक का कायदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर फर्ज की गई है। कयामत के रोज इसी बारे में बात पुरस होगी। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।